अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए चलते हैं किस्त की जानिब। मैं थी जोगन असगनम फरवा खालिद किस्त नंबर 36। वो एक ऊंची नाक रखने वाला मगरूर और अनाप्रस्त शहजादा था, मगर सामने बैठी लड़की के आगे आज वो अपनी अना को पस्त पश्त डाल गया था, जिस बात का एहसास इस वक्त उसे खुद भी नहीं हो पा रहा था। मैमल खामोशी के साथ उसके कहने पर खाना खाने के बाद अब मेडिसिन भी ले चुकी थी। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने सहर में जकड़ रहा था। आप आराम करें। उसके गिर्द अच्छे से कंबल ओढ़ाता फहमान उसके पास से उठ गया था। उसके आराम के ख्याल से कुछ फासले पर खड़ा होता वो फ़ोन कान से लगाए किसी से कोई बात करने लगा था। महमल, जिसने फहमान के सामने आंखें मूंद ली थीं, उसके दूर जाने पर उसने धीरे से आंखें खोलते फहमान की चौड़ी पुश्त को तका था। ये मुझे हो क्या रहा है आखिर? मैं इस शख्स के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों बहुत अलग इंसान हैं। हम एक नहीं हो सकते और मैं इस शख्स के स्टेटस को मैच नहीं करती। उसने सिर्फ मेरे बाबा की मदद करने और बात का मान रखने के लिए मुझसे निकाह किया है। अगर ये दिल से इस रिश्ते को मानता तो अब तक इस निकाह को पूरी दुनिया के सामने छुपा कर नहीं रखा होता। मुझे अपने दिलो दिमाग में इस शख्स को नहीं लाना। नहीं, मैं ऐसा करके अपने लिए मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दूँगी। महमल दिल ही दिल में खुद से मुखातिब बेखुदी के आलम में फहमान को तकी गई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि कब फहमान फ़ोन से फारिग होकर उसकी ये दिल जमी नोट करता उसके करीब आ चुका था। कैसी तबीयत है अब आपकी? बुखार कम हुआ आपका? फहमान उसके करीब झुककर उसके माथे को छूते बोलता महमल की मुश्किल मज़ीद बढ़ा गया था। महमल से अपनी लरजती पलकें उठाना मुश्किल हुआ था। उसे उसकी अपनी कैफियत खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं ठीक हूँ। महमल ने उसकी जानिब से रुख मोड़ना चाहा था जब फहमान ने उसके गिर्द तकिए पर हथेली जमाते उसकी जानिब हल्का से झुकते उसे वहीं साकित कर दिया था। कुछ परेशान कर रहा है आपको? फहमान ने हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी पर अपनी चौड़ी हथेली से नरमी भरा लमस छोड़ते पूछा था। महमल ने अपनी भीगी पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा था और उस बात में सर हिला गई थी। क्या? फहमान ने उसकी कैफियत समझते बहुत ही नरमी से सवाल किया था, मगर महमल इस सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। वो इस शख्स को नहीं बताना चाहती थी कि वो उसके दिल दिमाग पर अपना असर छोड़ रहा है। महमल नफ़ी में सर हिलाती, आंखें मूंदती कमल सेरे तक ओढ़ गई थी। उसके अंदर जंग छिड़ चुकी थी। इस वक्त उसने खुद को फहमान से छुपाना ही मुनासिब समझा था, जबकि फहमान उसकी हरकतों पर मुस्कुराता वहीं उसके पास बैठा रहा था। रब नवाज पीरज़ादा को घर में शिफ्ट कर दिया गया था और उनसे किए वादे के मुताबिक मुस्तफ़ा और हुरम भी पीर भी पीरज़ादा मेंशन आ गए थे। हुरम अपने पोर्शन में रहना चाहती थी था, मगर ज़ीनत बेगम ने उसे अपने साथ रहने का कहते उसके लिए एक कमरा सेट करवा दिया था। हुरम नहीं जानती थी कि जो कमरा उसे दिया गया है वो मुस्तफ़ा पीरज़ादा के कमरे के सामने है। वो बस यही चाहती थी कि उसका मुस्तफ़ा से सामना कम से कम हो। हुरम ने रबरिवाज पीरज़ादा की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन दोनों के वापस आ जाने से पीरज़ादा मेंशन की रौनकें लौट आई थीं। सब लोग बहुत खुश थे सिवाय जवेरिया पीरज़ादा के, जो इतनी कोशिशों के बाद भी उस ख़ानदान को उजाड़ नहीं पाई थी। वो सब लोग इस वक्त भी ड्राइंग रूम में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हुरम की अपने सब कज़न से की वापस दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मुस्तफ़ा पीरज़ादा अपने मखसूस रूड अंदाज की वजह से उन सब के दिलों में अपना रौब डाल चुका था। वो सब कज़न्स उससे अच्छे हाथ से दबने लगे थे। मुस्तफ़ा के होते हुए कोई ऊट पटांग बात नहीं की जाती थी। इस वक्त भी वो सब लोग रब नवाज पीरज़ादा के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे।
حرم آپی، آپ کی اسکن اتنی سافٹ اور فیئر کیسے ہے؟ پلیز اپنے حسن کا راز بتائیں۔ کون سی کریم یوز کرتی ہیں؟ میں تو دنیا کی ساری کریمز یوز کر چکی ہوں، ایسی رنگت نہیں ہو پا رہی۔ نتاشا پھر سے اپنا دکھڑا رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے کہتے ہی نیچرل بیوٹی اس کو کہتے ہیں نیچرل بیوٹی، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ حرم آپی کے ہاتھ ہی چیک کرو، کتنے ملائم سے ہیں۔ حاشر نتاشا کا مذاق اڑاتے حرم کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے بولا تھا، جب اسی لمحے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے مصطفیٰ پیرزادہ کی سماعتوں سے اس کا آخری جملہ اور حاشر کے ہاتھ میں قید حرم کا ہاتھ پوشیدہ نہیں رہ پایا تھا۔ یہ منظر دیکھ میر مصطفیٰ پیرزادہ جیسے پوزیسو انسان کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اتنی نفرت، غصے اور ناراضگی کے باوجود وہ یہ سب برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتا تھا کہ حاشر کے دل میں حرم کے لیے بہنوں جیسا پیار ہی تھا، لیکن پھر بھی مصطفیٰ پیرزادہ کو اس کا حرم کے ہاتھ کو چھونا سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس کی بیوی کو ذرا سا کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے قریب جانے، اسے چھونے، اسے سزا دینے، اس پر نفرت چھلکانے، استحقاق جمانے اور محبت کرنے کا حق صرف اور صرف مصطفیٰ پیرزادہ کے پاس تھا۔ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو خون خوار نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر حرم حاشر کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ اسے خود بھی اس انداز میں حاشر کا ہاتھ تھامنا عجیب لگا تھا۔ مصطفیٰ کو آتا دیکھ سب لوگ ہی الرٹ ہو چکے تھے۔ حرم، میرے لیے چائے بنا کر میرے روم میں لاؤ۔ مصطفیٰ پیرزادہ سے آرڈر دیتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ حرم ہونٹ بنی بیٹھی اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے مخاطب کر کے اپنے روم میں کیوں بلا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ حرم اس کے تیور دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر وہاں سب کے سامنے ناچار اسے اٹھنا پڑا تھا۔ حاجرہ، جاؤ، یہ چائے مصطفیٰ کا دے کر آؤ۔ چائے بنانے کے بعد حرم نے حاجرہ کی مدد لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس شخص کے روم میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیگم صاحبہ، صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ خود آئیں ان کو چائے دینے۔ حاجرہ کا جواب سنتے حرم دانت پیستی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ شخص کیوں مجھے اپنی اتنی خدمتیں کروا رہا ہے؟ حرم نے دل ہی دل میں اس کو کوستے اس کے بیڈ روم میں قدم رکھا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ روم میں روشنی بہت ہی کم کی گئی تھی، ہر طرف ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ حرم کو بیڈ پر وہ شوز سمیت ویسی حالت میں ہی لیٹا نظر آیا تھا۔ حرم بنا آواز پیدا کیے آگے بڑھی تھی، اتنی خاموشی میں اسے اپنی دھڑکنوں کا شور شدت سے سنائی دے رہا تھا۔ وہ چائے وہاں رکھ کر اسی خاموشی کے ساتھ اسے پتہ لگنے دیے بغیر واپس پلٹ جانا چاہتی تھی، مگر شاید یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی کہ مصطفیٰ اس کی آمد سے بے خبر ہے۔ وہ واپس پلٹی ہی تھی جب مصطفیٰ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ حرم سیدھی اس کے سینے پر جا گری تھی۔ میر، چھوڑو مجھے، تم اب مزید میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے۔ میں شور مچا کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں کہ تم اب بھی مجھے ویسے ہی خوفزدہ کر سکو۔ حرم اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتی چلائی تھی، جب مصطفیٰ اسے بیڈ پر لیٹاتا، اس کی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی ہتھیلیوں میں جکڑتا، پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ حرم کا نازک وجود مصطفیٰ کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ چکا تھا، جبکہ حرم خوف کے عالم میں اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیے اسے دیکھتی اس وقت بے انتہا حسین لگی تھی۔ وہ کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن سامنے موجود شخص تو پہلے سے ہی اس حسن سے گھائل ہو چکا تھا۔ میں تم سے اب بھی وہی سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بلاؤ جس کو بھی بلانا ہے بلاؤ، جتنا چیخنا چلانا ہے چلاؤ، دیکھتا ہوں میں بھی ہم دونوں کے بیچ آنے کی جرأت کون کرتا ہے۔ مصطفیٰ اس کے اوپری ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتا حرم کی جان مزید مشکل میں ڈال گیا تھا۔ مصطفیٰ پیرزادہ کی قربت ہمیشہ اس پر بہت بھاری پڑتی تھی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو میرے ساتھ، میں تمہیں اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حرم اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی غصے سے بولی تھی، اس کے لیے معافی چاہیے بھی کس کو؟ اپنا جائز حق استعمال کر رہا ہوں، اور ابھی تو کچھ غلط کیا بھی نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ۔ اس شخص کے پاس اس کی ہر بات کا جواب پہلے سے تیار ہوتا تھا۔ مصطفیٰ پیرزادہ کی نگاہیں حرم کی دودیا گردن پر تھیں۔
जो महसूस करते हुरम जी जान से लरज उठी थी। देखो मीर प्लीज़। हुरम के खौफ से कांपते होंठों से बेख्तियारी में उसका नाम निकला था, जो पुकार पुकार मुस्तफ़ा पीरज़ादा को भी। वो बेखुद सा हुरम को तके गया था। जो लड़की उसके तड़प और बेसुकूनी के साथ साथ उसके दिल को बेकरार पहुंचाने की सलाहियत भी रखती थी, इस वक्त भी उसके होंठों से निकला नाम मुस्तफ़ा के तपते दिल पर ठंडी फवार डाल गया था। शाविर सुल्तान ने अनाविया के नाक में दम कर रखा था। वो एक तो बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट हो चुका था, और दूसरा वो उसे अपने पास से हिलने भी नहीं देता था। 24 घंटे अनाविया उसे अपने पास चाहिए होती थी। वो अब काफ़ी हद तक सेहतयाब हो चुका था। थोड़े बहुत सारे पर वो चल फिर भी लेता था। अनाविया उसे पूछ पूछ कर थक चुकी थी, मगर शावीर ने उसे नहीं बताया था कि उस पर कातलाना हमला किसने करवाया है। ना ही वो किसी और को कोई एक्शन लेने दे रहा था। उसका कहना था कि वो उन लोगों से खुद ही निपट लेगा। किसी को भी उसकी दुश्मनी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस बात की वजह से अनाविया उससे अच्छी खासी खफा भी थी, मगर शावीर सुल्तान जैसे ज़िद्दी इंसान से कोई भी बात मनवाना आसान नहीं था। अनाविया रूम में दाखिल हुई थी जब उसकी नज़र मिरर के सामने खड़े शावीर पर पड़ी थी, जो खुद ही अपना ड्रेस चेंज करके बाल बनाता कहीं जाने को तैयार खड़ा था। क्या करूँ मैं इस शख्स का? आखिर किस मिट्टी का बना है ये? अनाविया दांत पीसते उसके करीब आई थी। तुम कहीं नहीं जा सकते। अनाविया उसके मुकाबिल आन खड़ी होती हर धर्मी से बोली थी। शावी ने खामोश निगाहों से उसका ये इस्तेहकाक भरा अंदाज देखा था। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि तुम्हारी हर बात मान लूँगा? शावीर ने शाल अपने कंधों के गिर्द ओढ़ते सवालिया निगाहों से उसकी मनमोहनी सूरत को घूरा था। उन गुज़रे दिनों में जिस तरह इस लड़की ने उसका ध्यान रखा था, शावीर सुल्तान को अनाविया अकबर से दोबारा मोहब्बत हो गई थी। लेकिन उसने एक बार भी इस मोहब्बत का इजहार अनाविया के सामने नहीं किया था, और ना ही करने का इरादा रखता था। तुम बहुत बुरे हो, मेरी ज़िंदगी में अब तक आए तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा बुरे इंसान। अनाविया को इस वक्त शावीर पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? ये हसीन परी अब इस बुरे इंसान के कब्ज़े में फंस चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। शावी ने झुक कर उसकी नथ पर अपने होंठ रखते अनावय को सर से पैर तक लाल कर दिया था। तुम भाड़ में जाओ, नहीं है परवाह मुझे तुम्हारी, दोबारा मेरे पास मत आना। इंसान को इतनी ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, कभी कोई बात मान लेनी चाहिए। अनावय उससे फासले पर होती गुस्से से चिल्लाई थी, जब शामिर उसकी कमर में बाजू मायल करता उसे अपने करीब कर गया था। तुम मान लो ना मेरी बात, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। उसके नरम और मुलायम नकुश को अपने होंठों से महसूस करते शावीर उसे उसकी ज़िद से आगाह कर गया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अनामिया अपने आंसू अंदर उतारते बोली थी। इस जवाब पर उसे शावीर का लम्स अपनी कमर पर मज़ीद सख्त होता महसूस हुआ था। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हमें जल्द ही अलग होना होगा। अनामिया अपने दिल के कई टुकड़े करती उसे साफ गोई से जवाब दे गई थी। उसकी बात सुनते शावीर उससे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रही हो अनामिया अकबर, पछताओगी। शाविर उसे वार्न करते एक ज़ख्मी निगाह उस पर डालता वहाँ से निकल गया था। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मगर चाहे मुझे जितना भी बुरा बनना पड़े, मैं तुम्हें अब दोबारा नुकसान नहीं पहुँचने दूँगी। अनामिया अपना मोबाइल निकालती यशवंत यार का नंबर डायल कर गई थी। मैं मलिक हवेली आना चाहती हूँ। यशवंत यार की कॉल उठाते ही अनामिया बिना किसी सलाम दुआ के उससे जो बात कही थी वो यशवंत यार को हिलाकर रख गई थी। क्या आप सच कह रही हैं? असफंदियार को ये अपना वहम लगा था। जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप मामू जान को कह दें कि वो मुझे लेने आ जाए आज ही। अनामिया नाहित ही संजीदगी से कहते फ़ोन बंद कर गई थी। अब उसका रुख महरोज़ बेगम के कमरे की जानिब था, जहाँ जाकर वो उन्हें भी अपना फ़ैसला सुनाने वाली थी। अनाविया शावीर तुम्हें कभी भी नहीं जाने देगा। महरोज़ बेगम अनाविया की बात सुनती साफ इनकार कर गई थी। वो दोबारा अपने पोते को उससे बदगुमान नहीं करना चाहती थी। जारी है। जी प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब एपिसोड रेगुलर पोस्ट होंगी, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।